नमस्कार दोस्तों, बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई तीसरे विश्व युद्ध की आहट आने लगी है। आप सोचोगे मैंने ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात क्यों की है? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कुछ ऐसा घट रहा है जो पहले कभी नहीं घटा। नेतन्याहू पर तो पागलपन सवार है, दरिंदगी सवार है। एक तरह से देखा जाए तो पैलेस्टीन के अंदर, गाजा पट्टी के अंदर जो हत्याएं उन्होंने की हैं, 10,000 से ज्यादा बच्चे, 10,000 से ज्यादा महिलाएं, 40,000 लोगों की हत्या कर चुका है इजराइल। और अभी भी नेतन्याहू के सर पर खून सवार है, खून सवार है। उधर 10 महीने इस वॉर को हो चुके हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रशिया और यूक्रेन वॉर के अब ऑलमोस्ट 2.5 साल होने जा रहे हैं, खत्म होने के कोई आसार नहीं। आजकल युद्ध शुरू हो जाते तो खत्म ही नहीं होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि जिस ढंग से इजराइल ने हमास के लीडर इस्माइल हनिया को तेहरान के अंदर जाके मारा, और वो भी तब जबकि दुनिया के 70 देशों के मंत्री और बड़े नेता तेहरान में मौजूद थे। दरअसल अगर इस फोटोग्राफ को देखेंगे तो इजराइल से तेहरान की दूरी काफी है, बीच में इराक भी आता है और कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। उसके साथ उसका एक मित्र देश जो अमेरिका का जॉर्डन है वो तो है, लेकिन इराक के ऊपर भी देखा तो अमेरिका का प्रभुत्व है। और जिस मिसाइल से मारा गया उसको ये कहा जा रहा है कि वो किसी पड़ोसी देश से मिसाइल छोड़ी गई है। ये मिसाइल इराक से भी छोड़ी जा सकती है, ये मिसाइल किसी और देश से भी छोड़ी जा सकती है। अब इतनी दूरी पे अटैक मिसाइल से किया जा सकता है, डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन मिसाइल उड़ी कहां से? मैं दरअसल इसका आपको डिटेल बताना चाहूंगा कि जब मैं कहता हूं कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे अब पूरी दुनिया के अंदर कंपन महसूस किए जा रहे हैं। क्योंकि इजराइल ने इस्माइल हनिया को, हमास के लीडर को तेहरान में तब मारा है जब 70 देशों के नेता वहां मौजूद थे। उसे पता था कि कौन से आवास के अंदर इस्माइल हनिया वहां ठहरा है, और उसके साथ भारत की ओर से भारत का नेतृत्व, वहां के जो राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, उनका शपथ ग्रहण समारोह था 30 तारीख की रात को, और 31 तारीख की सुबह जुलाई को सो कॉल्ड इस्माइल हनिया की हत्या कर दी जाती है। उस शपथ ग्रहण समारोह में नितिन गडकरी भारत का नेतृत्व कर रहे थे और वो तेहरान में मौजूद थे, और उन्होंने एक फोटो भी डाली। उस फोटोग्राफ के अंदर इस्माइल हनिया का फोटो भी है। अब हुआ क्या है? ये किस्सा तो बहुत बड़ा हो गया है। अब ये किस्सा रुकने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हुआ क्या? अल्टीमेटली मार तो दिया, गडकरी समेत 70 नेताओं के साथ हनिया वहीं पे था, तो कुछ ही घंटों के बाद कैसे मारा गया वो? और जबकि नॉर्थ तेहरान के अंदर उसे एक बहुत विशेष सुरक्षा में, एक विशेष आवास में ठहराया गया था, लेकिन रात में या अर्ली मॉर्निंग में एक मिसाइल, बड़ी मिसाइल आती है और पूरी उस बिल्डिंग को, उस पूरे एरिया को ध्वस्त कर देती है, पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी। और फिर इजराइल कहता है कि मैंने ये बदला ले लिया है। यानी कि हानिया की हत्या ईरान के अंदर इजराइल ने एक मिसाइल के द्वारा की, और इस मौत की पुष्टि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि आईआरजी ने भी की, और हमास ने इस बात को स्वीकार कर लिया। अब हम यहां पर तो हमास के इस्माइल हनिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो उनके साथ ही नहीं है हमास के, बिल्कुल भी। लेकिन ये जो मुखिया था इस्माइल हनिया, वो ईरान का गेस्ट था, और वहां पर उस हॉल के अंदर नितिन गडकरी भी थे और कई राष्ट्राध्यक्ष भी थे।
फिर इज़राइल कहता है कि हमने 10 महीने के संघर्ष के बाद अपने लक्ष्य को ढेर कर दिया और 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था, इसमें 1000 से ज़्यादा इज़राइली मारे गए थे। तो मुझे लगता है कि हनिया का जाना अब या उसको मार गिराना इज़राइल के लिए एक बड़ी जीत तो है, लेकिन शायद इसने इस घटना को अब उस मोड़ पर पहुंचा दिया है, जहां पर अब इज़राइल और ईरान का एक टकराव खास तौर से इज़राइल के साथ होना अब अवश्यंभावी हो गया है। अब कब होगा? ईरान ने तो कह दिया है कि अब आर-पार की हम लड़ाई लड़ेंगे। वहां पर एक मस्जिद है, तेहरान के अंदर मस्जिद है। उस मस्जिद के ऊपर एक लाल झंडा फहरा दिया गया है, लाल रंग का झंडा। लाल रंग का झंडा तब फहराया जाता है जब जो इस बात का प्रतीक है, हम बदला लेकर रहेंगे, हम बदला लेकर रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हो क्या रहा है? अगर ईरान बदला लेगा तो किसके थ्रू लेगा? देखो, यमन के अंदर तो उनका पूरा साम्राज्य है, जो हूती विद्रोही है वो उन्हीं के हैं, ईरान सपोर्टेड है। उधर लेबनान में जो हिजबुल्लाह है, दूसरा नॉन स्टेट एक्टर है, जिसके पास 1.5 लाख रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, वो हमास की तरह बिल्कुल कमजोर नहीं है, मैं आपको बता दूं। वो बड़ा खतरा है। अब इज़राइल छोटा-सा देश है। अगर आप हमारे दिए नक्शे के अंदर देखेंगे, तो इज़राइल के साथ दरअसल लगा हुआ ऊपर सीरिया है, लेकिन उसके साथ एक छोटा-सा देश और भी है। बिल्कुल साथ में एक छोटा-सा कोष्ठक है, हालाँकि नाम नहीं लिखा उसमें, एक मामूली-सा, वो लेबनान है। उसकी राजधानी बेरूत है। यहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स का पूरा कब्ज़ा है, अगर देखा जाए तो। अब हिजबुल्लाह पूरा का पूरा जो है ईरान समर्थक है। दूसरी बात, पिछले कुछ दिनों के अंदर या कुछ हफ्तों के अंदर इज़राइल का जो ना फेल होने वाला आयरन डोम सिस्टम, जो किसी भी रॉकेट को, मिसाइल को हवा में गिरा सकता है, उसका तोड़ ढूंढ लिया गया है। तोड़ भी ढूंढ लिया, बल्कि हिजबुल्लाह ने तो 2 वीडियो भी सुना जारी कर दिए कि उसके ड्रोन होके वापस भी आ गए, अब कुछ नहीं कर पाए। हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स के अंदर अटैक करके वहां पे सुनने आया कि काफी बच्चे भी मारे गए इजराइल के, और काफी लोग, 50 लोग घायल भी हुए। तो उसने बता दिया कि आपका आयरन डोम यहां भी था, लेकिन वो हमारे रॉकेट्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। दरअसल यही जो घमंड है इजराइल का कि मेरे पास आयरन डोम है और एक्टिवेटेड है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है कि उसे सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि जिसका तोड़ना हो अल्टीमेटली। ये बात तो सही है। अब यहां पर मुद्दा ये उठता है कि अगर लेबनान यानी कि हिजबुल्लाह अब वो इसका तोड़ ढूंढ चुका है आयरन डोम का, तो वो बहुत बड़ा डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकता है, आप यकीन मानिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमास के ऊपर तो जितने इन्होंने बमबारी करनी थी कर ली, क्योंकि हमास के पास तो कोई सिस्टम ही नहीं था उन रॉकेट्स को रोकने का, मिसाइल को रोकने का। हमास के पास कोई सिस्टम नहीं था कि उसकी एयरफोर्स को, एयर विमानों को रोक के कुछ डाउन कर दे, कुछ नहीं था। उनके पास कुछ था ही नहीं अभी तो। तो वो तो क्या है कि जाओ और मार के आ जाओ, जाओ और मार के आ जाओ, रॉकेट मारो या बम मारो, जो भी मार रहा है मारते रहो। तो हमास के पास तो बचाने के लिए कुछ है नहीं, रक्षा प्रणाली तो है ही नहीं उसके पास। इज़राइल के पास है रक्षा प्रणाली, लेकिन अभी पिछले कुछ हफ्तों के अंदर ये रक्षा प्रणाली फेल हो गई है। फेल इसलिए हो गई कि ईरान को या हिजबुल्लाह को अब इस बात की नॉलेज हो गई है कि भाई कैसे इसको डिच किया जा सकता है, धोखा कैसे दिया जा सकता है। देखिए, कोई भी प्रणाली दुनिया में पिक्चर परफेक्ट नहीं है। जैसे कि भारत में रशिया ने S-400 दिए। ये वही है कि जो आयरन डोम की तरह जो रॉकेट आते हैं उनको रोका जा सके। उसका अभी टेस्टिंग हुआ पूरा का पूरा, राजस्थान के एरिया में, कुछ और एरियाज में S-400 का, और टेस्टिंग करके बड़ी वाहवाही लूटी गई भारतीय सेना के द्वारा कि 80% हमने जो हमारे दुश्मन के रॉकेट थे उनको हमने मार गिराया। भैया 20% तो बच गए ना, तो इसका मतलब 100% तो हुआ नहीं। और S-400 की जो फेलियर्स हैं, बड़े फेलियर्स हैं, वो ज़ेलेंस्की की यूक्रेन की सेना ने कई बार दिखा दिए कि
उसके जितने बम गिरे हैं और जो डैमेज हुए हैं मॉस्को के अंदर या क्राइमिया के अंदर, वो उसने बता दिया कि आपका एस-400 काम नहीं कर रहा था और मैंने जहाँ चाहा आपको बम मार दिया वहाँ पे। तो एस-400 कई जगह फेल होता नज़र आया, भारत ने खरीदा ज़रूर है, 7,000 करोड़ का एक है, बल्कि 7 नहीं बल्कि 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, तो खरीद तो लिया है, लेकिन वो 100% फूल प्रूफ नहीं है क्योंकि टेस्टिंग के अंदर 80% रोक पाया है। लेकिन पेपरों में दिया जा रहा है कि बिल्कुल 100% या पूरा फूल प्रूफ उसने दुश्मनों का नेस्तनाबूद कर दिया। नहीं भैया कुछ नहीं किया, 80% कामयाबी हुई है, जो कई अखबारों ने लिखा है उसके अंदर। अब ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भैया जी यहां से आहट होनी शुरू हो गई कि इज़राइल के अंदर तबाही होगी। अमेरिका तुरंत पीछे हट गया। मैंने तो क्या कहते हैं कि इस्माइल हानिया को मारा नहीं है भाई, मेरा इसमें कोई रोल नहीं, मुझे तो पता ही नहीं इस बारे में। अब पता तो नहीं भैया, अब बचते कहाँ घूमोगे? मर तो गया और मारा भी तेहरान में जाके भाई साहब। ऐसा नहीं कि कहीं गाज़ा पट्टी के अंदर था और वहाँ मार दिया तो कोई चलो इश्यू नहीं बनता था। आपने तेहरान में जाके दुश्मन के क्या कहते हैं बिल में जाके उसको मारा है, तो भैया उसके दुष्परिणाम तो होंगे। और मुझे लगता है कि गल्फ अब आग की लपटों में आपको लिपटा हुआ नज़र आएगा बहुत जल्दी। बस इंतज़ार कीजिए और यहीं से जो हमारा अनुमान है, क्योंकि युद्ध तो खत्म होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे देश लपेट में आएँगे। इसमें कुवैत भी लपेट में आएगा, यूएई भी लपेट में आएगा, इराक भी आएगा और टर्की ने पहले कह दिया। अर्दोगान ने पहले ही कह दिया कि भई इज़राइल में हम भी एंटर हो सकते हैं, जैसे काराबाख में एंटर किए थे, अज़रबैजान के अंदर, तो कोई ये ना समझे कि हम इज़राइल में एंटर नहीं हो सकते। हम एंटर करेंगे, तो फिर उसके बाद तबाही फिर आपका इंतज़ार कर रही है। तो अब टर्की ने भी धमकी दे दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इज़राइल इतने दुश्मन क्यों पैदा कर रहा है भाई? क्योंकि उसको वॉर कंटिन्यू रखनी है, दरिंदगी कंटिन्यू रखनी है। उसको हासिल क्या होगा इससे? कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिवाय इसके कि सिर्फ नुकसान, 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 नुकसान होगा। लेकिन मुझे लगता है कि नेतन्याहू वॉर को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और उनको लगता है कि जब तक मैं वॉर कंटिन्यू करूँगी तब तक मैं ज़िंदा हूँ। जिस दिन वॉर खत्म होती है मैं जेल में चला जाता हूँ क्योंकि इज़राइली पब्लिक तो खिलाफ है उनके। कब तक अल्टीमेटली आप इज़राइल के लोगों को रैंसम पे रखोगे नेतन्याहू? दरिंदगी तो आपकी देख ली, जेनोसाइड आपका देख लिया, दुनिया में थू-थू हो रही है और अमेरिका पीछे हटता नज़र आ रहा है। नहीं, मैंने हानिया को नहीं मारा, मुझे नहीं पता उसके बारे में कौन है। भैया, तुम्हारे साथी ने तो मारा है, इज़राइल ने तो कबूल कर लिया ना अल्टीमेटली। तो भैया थर्ड वर्ल्ड वॉर अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और अगर वॉर हुई, तो एक बात मैं बता दूँ कि इंडिया भी उसमें नहीं बचेगा। इंडिया सोचेगा कि मैं बाहर खड़ा होके हाथ तापता रहूँगा, नहीं भैया। अमेरिका ने एक बात कह दी है बड़ी क्लियरली, वो आप भी समझ जाओ। एरिक गारसेटी जो उनके एम्बेसडर भारत में हैं, अमेरिका के, उन्होंने कह दिया था कि जब भी कोई प्रोलॉन्ग्ड वॉर होगी एंड वॉर इज़ नॉट फार अवे, कि कोई भी युद्ध अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और वॉर होगी, उस समय आपको साइड लेनी पड़ेगी, या तो इधर जाओगे या उधर जाओगे दुनिया में। आप बीच में खड़े नहीं हो सकते। वो गारसिटी ने धमकी भरे अंदाज में कहा है, आपके लिए वो ऑप्शन ही नहीं है कि आप अलग खड़े रह सको। ध्यान रखना इस बात का। मुझे लगता है कि बात बड़ी महत्वपूर्ण है और हम शायद एक बड़े युद्ध से या तीसरे विश्व युद्ध से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं और इसके अंदर अभी मैंने चाइना का ताइवान के ऊपर आक्रमण का बात नहीं की है। वो ऑलरेडी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ही समय में हो सकता है और मैंने एक पहले रिपोर्ट भी दी है, जिसके बारे में मैंने बताया है कि जापान की सीक्रेट सर्विस की रिपोर्ट है कि कुछ ही समय के अंदर ऐसा हो सकता है कि जब चीन ताइवान पे हमला करेगा। मैंने अपने चैनल पे न्यूज़ टाइम पे उसको दिया, आप उसको देख भी सकते हैं। तो ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये जापान की सीक्रेट रिपोर्ट है वो, जो हमने आपके सामने पेश की है। तो हम कोई तीसरे विश्व युद्ध से ज़्यादा दूर नहीं है। आहट सुनाई देनी शुरू हो गई है। संभाल कर रहिएगा। धन्यवाद।